हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल फॉर क्लास 12 बिजनेस स्टडीज और फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट वीडियोस। सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। आज हमारा डायरेक्टिंग का लास्ट लेक्चर है, लेक्चर 6। आप लोगों के कमेंट ने मुझे ये तो अब तक समझा दिया है कि आप लोगों को ये लेक्चर बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया है। और डायरेक्टिंग के अंदर बच्चों के बहुत सारी क्वेरीज आई थी कि सर बैरियर्स में हम लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं केस स्टडी को सॉल्व करते हुए। तो आई एम डैम श्योर कि आज के इस लेक्चर में आप लोग इतने अच्छे ढंग से इन एग्जाम्पल्स को, 7 बैरियर को समझेंगे कि आपकी केस स्टडी की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। आज हम लोग लेक्चर में बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन को कवर करेंगे। कम्युनिकेशन जैसे कि पहले बताया जा चुका है, एक हमारा कॉमन होता है, मतलब मैं आपसे कुछ बात कर रहा हूं और आप मेरी बात समझ रहे हैं, दैट इज कॉमन, और इसी को हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं। मगर बहुत बार ऐसा होता है कि इस कम्युनिकेशन में अलग अलग तरीके के बैरियर्स आ जाते हैं, कुछ रुकावटें आ जाती है। तो आपके सिलेबस में 4 तरीके के बैरियर्स हैं: सिमेंटिक, साइकोलॉजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल और पर्सनल। तो हमारा सबसे पहला बैरियर है सिमेंटिक बैरियर। Semantic barrier refers to issue and obstacles in the communication process related to encoding and decoding of message। अब ये समझिएगा encoding और decoding क्या होता है। मेरे माइंड में कोई एक थॉट है, मैं उस थॉट को किस तरीके से एक्सप्रेस करना चाहता हूं, किसी एक पैराग्राफ के फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहता हूं, या कोई इमोजी बनाकर एक्सप्रेस करना चाहता हूं, या कोई स्माइली बनाकर एक्सप्रेस करना चाहता हूं, किसी चार्ट के थ्रू एक्सप्रेस करना चाहता हूं, कोई डायग्राम बनाना चाहता हूं। तो ये जो मेरे माइंड में मैसेज है उसको मैं किस तरीके से एक्सप्रेस करना चाहता हूं, ये होता है एनकोडिंग। और डिकोडिंग क्या होता है, जब सामने वाला उस चार्ट, उस इमोजी, उस स्माइली को समझ सके। तो बहुत बार ऐसा होता है कि मैंने अपना मैसेज जिस तरीके से एक्सप्रेस करा, बट सामने वाला उस मैसेज को, उस स्माइली को उस तरीके से नहीं समझ पाया। इसे कहते हैं हम सिमेंटिक बैरियर। These barrier arises due to problems such as the use of inappropriate words। मेरे माइंड में एक मैसेज है बट मैं उसमें बहुत अच्छे ढंग से वर्ड्स ऐड ऑन नहीं कर पाया आपको समझाने के लिए। फॉल्टी ट्रांसलेशन, कई बार मैं लैंग्वेज को एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में बदलते हुए कुछ गड़बड़ा गया, उसकी ग्रामर गलत कर गया, या स्पेलिंग गलत कर गया, या वर्ड ही गलत कर गया। और डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंटेंडेड मीनिंग, और कई बार ऐसा होता है कि एक वर्ड है, फॉर एन एग्जाम्पल वैल्यू। अब वैल्यू की बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रेंडशिप, यहां पर मैं वैल्यू का मतलब है इंपॉर्टेंस की बात कर रहा हूं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिंग, तो यहां पर मैं कॉस्ट की बात कर रहा हूं। तो कई बार क्या होता है, एक ही वर्ड के अलग अलग मीनिंग होते हैं, बट हम उन वर्ड्स के मीनिंग को नहीं जानते, इस वजह से हम गड़बड़ कर जाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रेंडशिप, यहां पर वैल्यू का मतलब इंपॉर्टेंस है, लेकिन हमने उसे कॉस्ट से रिलेट किया, तो हम लोग ये समझ बैठे कि यहां तो दोस्ती में पैसों की बात हो रही है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि ये जो सिमेंटिक बैरियर होते हैं बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करते हैं। अब अगर मैं बात करता हूं सिमेंटिक बैरियर्स के टाइप्स की, तो इसके अंदर हमारे टोटल 6 तरीके के टाइप्स हैं: बैडली एक्सप्रेस मैसेजेस, सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग, फॉल्टी ट्रांसलेशन, अनक्लैरिफाइड अजम्पशन, टेक्निकल जार्गन एंड बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर्स डिकोडिंग। रिमेंबर, केस स्टडी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आती है कि आप लोगों को बिल्कुल भी हेडिंग्स याद नहीं होती। आप प्लीज हेडिंग्स को बहुत थॉरली याद करें, लिख लिख के याद करें। केस स्टडी में हेडिंग्स का आइडेंटिफिकेशन ही आपकी 80% प्रॉब्लम को खत्म कर देता है। तो यहां पर सिमेंटिक बैरियर में सबसे पहला है आपका बैडली एक्सप्रेस मैसेज। देखो, हम लोग सबसे पहले इनमें हर एक का पहले एग्जाम्पल पढ़ेंगे और उसके बाद उसकी डिटेलिंग को पढ़ेंगे। इफ मैनेजर सेज वी नीड टू कट कॉस्ट, यहां पर मैनेजर ने कहा कि हमें कॉस्ट में कटिंग करनी है, मतलब किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम करना है, विदाउट एक्सप्लेनिंग स्पेसिफिक एरिया और स्ट्रेटेजी। मगर मैनेजर ने आपको यह नहीं बताया कि ये जो कॉस्ट कम करनी है इसे किन किन एरियाज में कम करनी है। मतलब रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम करनी है, एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट को कम करना है, हमें किस चीज की कॉस्ट को कम करना है। एम्प्लॉयज में इंटरप्रेट इट डिफरेंटली लीडिंग टू कंफ्यूजन। अब यहां पर क्या होगा, हर एक डिपार्टमेंट का हेड और हर एक डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय ये समझेगा कि मुझे अपने डिपार्टमेंट की कॉस्ट को कम
कर रहे हैं, तो यहां पर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन पैदा होगा। अब प्रॉब्लम क्या हुई, मैनेजर ने अपना मैसेज बहुत क्लियरली नहीं दिया, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम सबके लिए क्रिएट होगी। Sometimes a manager may fail to convey the intended meaning to subordinate due to poor express message। कई बार क्या होता है कि हम लोग बहुत गलत तरीके से जो मैसेज होते हैं उनका मीनिंग नहीं समझ पाते, या ये कह सकते हैं कि वो मैसेजेस जो अनक्लियर होते हैं हम उन्हें बिल्कुल भी नहीं समझ पाते। This can result from inadequate vocabulary, the use of incorrect word or the omission of essential word। अब ये मैसेजेस गड़बड़ाते कहां हैं, या तो आपका वोकैब गड़बड़ाएगा, या आप उसके अंदर इनकरेक्ट वर्ड का यूज करेंगे, और या फिर जो एसेंशियल वर्ड्स हैं आप उनको स्किप कर जाएंगे। सेकंड, सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग। द वर्ड वैल्यू कैन मीन डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट कंटेक्स्ट। आप देखिएगा जो वैल्यू वर्ड है ये अलग अलग जगह अलग अलग मीनिंग रखता है। फॉर एन एग्जाम्पल, इसका मीनिंग मॉनेटरी वैल्यू भी हो सकता है रिंग के लिए, और इमोशनल वैल्यू भी हो सकता है फ्रेंडशिप के लिए, और इंपॉर्टेंस भी हो सकता है लर्निंग ऑफ कंप्यूटर स्किल्स। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके पास 3 क्वेश्चन है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रेंडशिप, यहां पर हम बात कर रहे हैं इमोशनल एस्पेक्ट की। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिंग, यहां हम बात कर रहे हैं कॉस्ट की। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लर्निंग कंप्यूटर, यहां हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंस की। मगर प्रॉब्लम क्या है, आपने जब ये वैल्यू वर्ड का यूज करा, सामने वाले को ये मल्टीपल मीनिंग्स नहीं पता थे वैल्यू के, और वो एक क्लियर पिक्चर नहीं निकाल पाया आप क्या कहना चाहते हैं। वर्ड्स में हैव मल्टीपल मीनिंग, वर्ड्स के अलग अलग मीनिंग होते हैं, एंड द रिसीवर मस्ट डिस्कंसर्न द इंटेंट मीनिंग बेस्ड ऑन द कंटेक्स्ट। अब होता क्या है कि यहां पर जो रिसीवर है उसको जैसा मीनिंग पता है वो उस सेंटेंस का उस हिसाब से अपना मीनिंग बना लेता है। मिस इंटरप्रिटेशन कैन अकर इफ द कंटेक्स्ट इज नॉट अंडरस्टूड। और प्रॉब्लम कहां आती है कि अगर हमने कंटेक्स्ट को बहुत अच्छे ढंग से नहीं समझा, कहीं ना कहीं इंटरप्रिटेशन तो आएंगी ही आएंगी। फॉल्टी ट्रांसलेशन, अ मैनेजर इंटेंडेड टू कन्वे अर्जेंसी में लूज इट्स इंपैक्ट इफ पुअर ट्रांसलेटेड, कॉजिंग कंफ्यूजन अमंग द रेसिपिएंट। एक मैनेजर ने एक मैसेज कन्वे किया, लेकिन उसका फॉल्टी ट्रांसलेशन हो गया, पुअर ट्रांसलेशन हो गया, और यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। फॉर एन एग्जाम्पल, एक मैनेजर ने कहा टेक केयर ऑफ गेस्ट, मतलब यहां पर मीनिंग ये था कि गेस्ट जब तक 3 डेज 4 डेज इंडिया में है उनका केयर किया जाना चाहिए, मगर एम्प्लॉय ने यह समझा कि सिर्फ एयरपोर्ट से और उनको होटल तक लेकर जाना है। और बाद में क्या हुआ, गेस्ट ने सफर करा। क्यों, एम्प्लॉय तो होटल ले जाने के बाद अपने ऑफिस में वापस आ गया, 3-4 दिन गेस्ट बेचारे अकेले इंडिया में सफर करते रहे। ट्रांसलेटिंग मैसेज फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर कैन इंट्रोड्यूस एरर। कई बार क्या होता है, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में आते हुए एरर हो ही जाती है। इफ द ट्रांसलेटर इज नॉट प्रोफिशिएंट इन बोथ लैंग्वेजेस, और ये एरर कब होगी, जब ट्रांसलेटर खुद कॉम्पिटेंट नहीं होगा दोनों लैंग्वेजेस को समझने में। फॉर एन एग्जाम्पल, एक मूवी आई है द डे आफ्टर टुमारो, बेसिकली इसका मतलब है द डिजास्टर डे, मगर मैंने एक जगह पढ़ा हुआ देखा था कल के बाद का दिन। अब देखिएगा यहां पर जो ट्रांसलेटर है वो दोनों लैंग्वेज को बहुत अच्छे ढंग से नहीं जानता है, इस वजह से ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम हुई और फॉल्टी मीनिंग्स निकल गए। नाउ द नेक्स्ट इज अनक्लैरिफाइड assumption. Message with impact assumption can subject to different interpretation leading to communication problem. A boss instruct a subordinate take care of a guest. बॉस ने कहा गेस्ट का केयर करिएगा, assuming the subordinate understand the specific responsibility without clarifying the subordinate may misinterpret the instruction. अब यहां पर क्या हुआ, बॉस ने ये क्लियर नहीं करा कि जब गेस्ट की केयर करनी है तो किन किन बातों की केयर करनी है, किन किन रिस्पॉन्सिबिलिटीज की केयर करनी है। अब एम्प्लॉय तो अपने हिसाब से समझेगा ना उसको क्या क्या केयर करनी है। मैसेज विद इंप्लिसिट अजम्पशन, कई बार क्या होता है बॉस ने एक मैसेज दिया और आपने उस मैसेज के बाद अपनी खुद की अजम्पशंस बनानी शुरू कर दी, कैन बी सब्जेक्ट टू डिफरेंट इंटरप्रिटेशन। अब जब आप अपनी अजम्पशंस बनाएंगे तो उसके बहुत सारे इंटरप्रिटेशन निकलेंगे, लीडिंग टू कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, और कहीं ना कहीं ये मल्टीपल इंटरप्रिटेशन कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। टेक्निकल जार्गन, a scientist explaining complex research concept to a journal audience using specialized terminology may result in confusion among those unfamiliar with the field. आप लोग देखिएगा
एक बहुत बड़ा सेमिनार हो रहा है, एक साइंटिस्ट ने अपनी रिसर्च, बहुत एक्सक्लूसिव रिसर्च आपके सामने रिप्रेजेंट करी, मगर उसने बहुत सारे टेक्निकल जार्गन्स का यूज करा, टेक्निकल वर्ड्स का यूज करा। आपको क्या लगता है वहां पर बैठे हुआ जो मास है, क्या वो टेक्निकल वर्ड समझ पाएगा? क्या पूरे के पूरे सेमिनार में हर आदमी को साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी की नॉलेज होगी? बिल्कुल भी नहीं। ये कुछ ऐसा सा है, एक नॉर्मल पर्सन जिसका मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है, जब भी वो ब्लड रिपोर्ट देखता है तो वो एक रेंज देखता है, लाइक हेमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, रेंज देखेगा, या कोई भी और टेस्ट रिपोर्ट की मेडिकल में रेंज देखेगा, क्योंकि उसको बेसिक टर्म्स नहीं पता है। Specialists often use technical jargons that may not be understood by non-specialists। कई बार क्या होता है कि जो स्पेशलिस्ट होते हैं बहुत टेक्निकल वर्ड्स के यूज करते हैं, और उसका रिजल्ट ये होता है कि जो उस फील्ड के एक्सपर्ट्स नहीं है उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्रिएटिंग अ बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। और ये कहीं ना कहीं एक अच्छी कम्युनिकेशन में बैरियर भी पैदा करता है। बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर्स डिकोडिंग। If a speaker talks about success but exhibits signs of discomfort or uncertainty, एक सेमिनार है, वहां पर एक सेमिनार लेने वाला सक्सेस स्टोरी की बात कर रहे हैं, लेकिन फेस एक्सप्रेशन तो बड़ा अजीब सा है। जैसे अगर मैं इस टाइम आपके साथ ऐसे बात करूं, मुझे तो देखो लैंग्वेज का पता नहीं है, मुझे तो लेक्चर ही देना है, आपकी मर्जी, आप समझ सकते हो तो समझ लो, आपको नहीं समझ में आता है आपकी मर्जी। अब आप सोचिए, इस फेस एक्सप्रेशन से क्या आप मेरा लेक्चर समझ पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो लैंग्वेज के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है, हमारा बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नॉन वर्बल क्यूज सच एज बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन कम्युनिकेशन। हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे जो क्लूज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी लेक्चर को समझाने में। आप देखिएगा जितने भी एक्टर या एक्ट्रेसेस हैं, डायलॉग डिलीवरी तो सबको आप एक जैसे दीजिएगा, लेकिन सबके डायलॉग डिलीवरी में जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है उससे उनके एक्सप्रेशंस अलग अलग हो जाते हैं। मिसमैच बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल सिग्नल्स कैन लीड टू मिस इंटरप्रिटेशन। और कई बार ऐसा भी होता है, मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूं लेकिन मेरी बॉडी लैंग्वेज तो उस हिसाब से रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं आपको कह रहा हूं आर यू अ गुड स्टूडेंट, और आंसर आना चाहिए यस, बट मेरी गर्दन जा रही है यस यू आर अ गुड स्टूडेंट। अब आप बताइएगा, ये तो एक कॉमेडी हो गई कि मेरी बॉडी लैंग्वेज मेरे वर्बल कंपोनेंट्स के जस्ट अपोजिट जा रही है। तो कई बार इस वजह से भी एक बैरियर क्रिएट हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल बैरियर। इसके लिए हम एक टीम को एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन अ टीम मीटिंग वेयर अ टीम मेंबर्स वरीड अबाउट एन अपकमिंग प्रोजेक्ट डेडलाइन। एक टीम की मीटिंग चल रही है, वहां पर हर एक आदमी बहुत ज्यादा घबराया हुआ है क्योंकि उसकी डेडलाइन प्रोजेक्ट की पास आ रही है। स्ट्रगल्स टू देयर आइडियाज ड्यूरिंग द डिस्कशन। आपस में आइडियाज डिस्कस कर रहे हैं, स्ट्रगल्स कर रहे हैं उन आइडियाज पर। देयर वरीड स्टेट अफेक्ट हाउ अदर्स प्रिसाइव एंड अंडरस्टैंड देयर इनपुट। अब मीटिंग में इतनी ज्यादा घबराहट है कि एक दूसरे को अपनी बातें एक्सप्रेस ढंग से कर ही नहीं पा रहे हैं। इमोशनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कैन सिग्निफिकेंटली इफेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिविजुअल। जितने भी हमारे इमोशनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में फर्क डालते हैं। आप खुद देखिएगा, जब आपका मूड बहुत अच्छा होता है तो कम्युनिकेशन का स्केल बहुत अलग होता है, और जब आप थोड़े से इमोशनली डिसहार्टेंड होते हैं तो कम्युनिकेशन आप करना नहीं चाहते, किसी से बात भी नहीं करना चाहते। The mental and emotional state of both the sender and receiver plays a crucial role in understanding and conveying message। मतलब यहां पर मैसेज देने वाला, जिसे हम सेंडर कहते हैं, और मैसेज लेने वाला, अगर दोनों का मेंटल और इमोशनल स्टेट बिल्कुल परफेक्ट है, तभी आपस का कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ समझ पाएंगे। आपको देखेगा, एक छोटा सा बच्चा रोए जा रहा है, बहुत ज्यादा इमोशनल है, इस टाइम उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप उसे कितना भी समझाने की कोशिश करेंगे वो बिल्कुल नहीं समझेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, सेंडर और रिसीवर का आपस में साइकोलॉजिकल बैरियर तब खत्म होगा जब उनका मेंटल और इमोशनल स्टेट बिल्कुल परफेक्ट होगा बातों को समझने के लिए। अब अगर मैं बात करता हूं टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल बैरियर की, तो ये 4 तरीके के हैं। प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, लैक ऑफ अटेंशन, लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन, एंड द लास्ट इज डिस्ट्रस्ट। प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, फॉर एन एग्जांपल, अ मैनेजर स्टार्ट डिस्कसिंग अ न्यू प्रोजेक्ट। एक मैनेजर मीटिंग में बैठा हुआ है और उसने एक नए प्रोजेक्ट पर डिस्कशन करना शुरू करा।
and a team member immediately assume it will be too challenging without fully understand the details। मगर उस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में जो डिस्कशन चल रहा है उसमें से एक टीम मेंबर ऐसा है जिसने अभी बात पूरी सुनी ही नहीं और ये माइंड में सोच के बैठेगा कि नहीं ये तो बहुत मुश्किल है, हमसे नहीं होगा, इतने कम टाइम में कैसे होगा, हम इस चीज को कैसे करेंगे, रिसोर्सेज कैसे आएंगे। मतलब बात को पूरा सुना ही नहीं मगर पहले से ही अपने माइंड में कुछ चीजें इमेज कर ली। इंडिविजुअल में प्रीमैच्योरली इवेल्युएट द मीनिंग ऑफ अ मैसेज बिफोर द सेंडर कंप्लीटेड। बहुत बार ऐसा होता है सेंडर ने अपनी बात पूरी नहीं भी कही बट फिर भी बहुत से टीम में बैठे हुए लोग उस चीज के बारे में पहले से ही प्रिडिक्शंस कर जाते हैं। दिस प्रीमैच्योर इवेल्युएशन इज ऑफन ड्राइवन बाय प्रीकंसीव्ड नोशन और प्रीजुडिस अगेंस्ट द कम्युनिकेशन। अब होगा क्या, कहीं ना कहीं पहले से जो आपका प्री नोशन होगा या कम्युनिकेशन आप अपने माइंड में पहले से सेट कर चुके होंगे, ये एक बहुत बड़ा बैरियर का काम करेगा। नेक्स्ट इज लैक ऑफ अटेंशन। आप लोगों के साथ ज्यादातर ये होता है, आप जब अपने मम्मी या पापा से कहते हैं पापा पैसे दे दो, पता नहीं उस टाइम अटेंशन कहां चला जाता है पेरेंट्स का। आप कई बार कहते रहते हो पापा पैसे दे देते, मेरा बर्थडे है, पापा मुझे दोस्त के साथ जाना, पैसे दे दो, अटेंशन ही नहीं मिलता बहुतों को। और जबकि यही केस तब होता है जब पापा आपको कहते हैं बेटा रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स इतने कहां है, आपका टेंशन खत्म हो जाता है। एन एम्प्लॉय शेयर कंसर्न विद देयर बॉस। एक एम्प्लॉय जो है अपनी प्रॉब्लम अपने बॉस के साथ शेयर कर रहा है। हु इज एंगेज इन रिव्यूइंग एंड द इंपॉर्टेंट फाइल्स। और यहां पर बॉस जो है एक इंपॉर्टेंट फाइल में बहुत ज्यादा बिजी है एंड फेल्स टू फुल्ली ग्रास्पिंग द एम्प्लॉयज मैसेज। अब हुआ क्या, जब बॉस अपनी फाइल में बिजी है, यहां पर एम्प्लॉय की प्रॉब्लम वो सुन ही नहीं पाया और कहीं ना कहीं उसका अटेंशन फाइल पर ज्यादा था, एम्प्लॉय पर कम था। द प्री ऑक्यूपाइड माइंड ऑफ द रिसीवर लीडिंग टू नॉन लिस्निंग। बहुत बार ऐसा होता है कि बॉस जब बहुत ज्यादा प्री ऑक्यूपाइड होता है, अपने माइंड से किसी फाइल में बिजी है, किसी प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहा है, तो नेचुरल है वो अपने एम्प्लॉयज की बात नहीं सुन पाता। व्हेन इंडिविजुअल्स आर नॉट फुल्ली अटेंटिव they may miss important details in the message। और बहुत बार ऐसा होता है, आप खुद देखिएगा, आप अगर कोई फाइल बना रहे हैं और सामने टीवी चल रहा है और उसमें कोई एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, लेकिन आप फाइल बनाने में इतना बिजी हैं कि उस इंपॉर्टेंट न्यूज को स्किप कर जाते हैं, तो ये होता है हमारा लैक ऑफ अटेंशन। नाउ द थर्ड इज लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। बहुत बार क्या होता है, हमें बातें याद ही नहीं रहती। As information travel through different levels of management, information बहुत सारे लेवल से चलती है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, सुपरवाइजरी लेवल, the original message may be distorted। और बहुत बार जो टॉप लेवल ने ओरिजिनल मैसेज सर्कुलेट करा वो तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, लीडिंग टू मिस इंटरप्रिटेशन और इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग। और लास्ट तक जब वो पहुंचेगा मिडिल और सुपरवाइजरी से, या तो उसका ओरिजिनलिटी खत्म होने की वजह से उसका इंटरप्रिटेशन भी पूरा बदल जाएगा। Communication passes through various levels can result in information loss and transmission of inaccurate detail। जब आपकी जो इंफॉर्मेशन है बहुत सारे लेवल से जाती है तो नेचुरली वो अपनी ओरिजिनलिटी खत्म कर देती है और उसमें इनएक्यूरेसी आ जाती है। एडिशनली पुअर अटेंशन बिकम अ प्रॉब्लम स्पेशली इन ओरल कम्युनिकेशन। आपको पता है ऑर्गेनाइजेशंस में क्यों रिटन कम्युनिकेशन होता है, एक स्कूलों में छुट्टी का मैसेज भी रिटन डाला जाता है, यहां पर बोर्ड मीटिंग का मैसेज भी रिटन में होता है, ताकि लोग बाग उस रिटन मैसेज को ज्यादा याद रखते हैं रादर देन ओरल कम्युनिकेशन के। आपको देखिएगा पूरे दिन में इतना हम लोग ओरल एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, बट डे एंड में आप कितना याद रख पाते हैं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये स्कूल का नोटिस, मीटिंग का नोटिस हर आदमी को याद रहता है क्योंकि वो रिटन होता है। नाउ द नेक्स्ट इज डिस्ट्रस्ट। इन अ टीम वेयर देयर इज अ लैक ऑफ ट्रस्ट बिटवीन मेंबर्स। एक टीम है और आपस में एक दूसरे पे विश्वास करते नहीं, बड़ी अजीब सी टीम है, कहने को टीम है मगर विश्वास है ही नहीं। एंड लीडरशिप, और ना तो लीडर का टीम पे विश्वास है, और कॉमेडी इस बात की है कि टीम का भी लीडर पे कोई विश्वास नहीं है। मैसेज फ्रॉम लीडरशिप मे बी मेट विद इंटरप्रिटेशन। अब यहां पर क्या होता है कि जो भी लीडर मैसेज देगा, क्योंकि टीम तो लीडर पे विश्वास नहीं करती और लीडर टीम पे विश्वास नहीं करता, तो कहीं ना कहीं वो इंटरप्रेट सही ढंग से नहीं होगा। डिस्ट्रस्ट बिटवीन द कम्युनिकेटर एंड द ऑडियंस एक्ट एज अ सिग्निफिकेंट बैरियर। जब या किसी भी मीटिंग के अंदर एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है और आपस में डिस्ट्रस्ट होता है, तो हमारे लिए ये एक बैरियर का काम करता है। When parties do not believe each other, पार्टीज एक दूसरे पे तो विश्वास करती ही नहीं है, अंडरस्टैंडिंग द मैसेज इन इट्स ओरिजिनल सेंस बिकम चैलेंजिंग।
तो वो एक दूसरे को मैसेज को समझना भी नहीं चाहते, तो इस वजह से सही कही हुई बात भी बुरी हो जाती है। नाउ द नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। द फैक्टर्स रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। देखो हमारे ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हम लेते हैं तो उसके अंदर स्ट्रक्चर जो होता है अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का होता है, एक स्केलर चेन का स्ट्रक्चर होता है, कोई बॉस होगा, कोई सबऑर्डिनेट होगा, टॉप लेवल होगा, मिडिल लेवल होगा, सुपरवाइजर होगा, देन वर्कर होगा। ये स्ट्रक्चर जो होता है ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, समटाइम एक्ट एज ए बैरियर, और यही स्ट्रक्चर हमारे लिए एक बैरियर का काम कर जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आपको बॉस से मिलना है तो पहले पीए को बात बतानी पड़ेगी। अगर पीए उस चीज को समझेगा कि बॉस से मिलना जरूरी है तभी वो परमिशन देगा। अब कई बार क्या होता है, प्रॉब्लम एम्प्लॉय के लिए तो बहुत बड़ी है बट पीए के लिए वो बिल्कुल भी मायने नहीं करती। तो ये एक ऐसा बैरियर है जिससे कि एम्प्लॉय अपने बॉस से बात कर ही नहीं पाता। द फैक्टर्स रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, अथॉरिटी रिलेशनशिप, रूल्स एंड रेगुलेशन में समटाइम्स एक्ट एज ए बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और कई बार ये हमारे लिए कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं बन पाता। अब अगर मैं इसके टाइप्स की बात करता हूं तो यहां पर हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर का सबसे पहला टाइप है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। इन अ हाईली सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन वो होता है जहां पर डिसीजन पावर सिर्फ और सिर्फ बॉस के पास होती है, where decision power is concentrated at the top employee might feel discouraged from expressing their opinion freely, hindering effective communication। यहां पर बॉस अपनी बात को ढंग से नहीं कह पाता, सारे डिसीजन अपने हाथ में रखता है, तो इस वजह से क्या होता है, एम्प्लॉय भी अपनी बात पूरी नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? बॉस अपनी बात तो कह गया, अब एम्प्लॉय को पता है कि बॉस तो सुनेगा नहीं, सारे डिसीजन उसी के हाथ में है, तो यहां पर एम्प्लॉय अपनी बात ढंग से नहीं कर पाते, और ये एक ऑर्गेनाइजेशन में बैरियर का काम करता है। Organizational policy where explicit or implicit play a crucial role in shaping communication dynamic। ऑर्गेनाइजेशनल की जो पॉलिसी होती है, चाहे वो आउटसाइडर्स के लिए हो या ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ के लिए हो, एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है किसी भी कम्युनिकेशन के लिए। सेकेंड, रूल्स एंड रेगुलेशन। स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल दैट रिक्वायर कम्युनिकेशन थ्रू प्रेस्क्राइब्ड चैनल में लीड टू डिले इन इंफॉर्मेशन फ्लो। मैंने अभी आपको बताया था कि एक बहुत बड़ी कंपनी है और वहां पर प्रोटोकॉल बड़ा सख्त है कि आपको अगर बॉस से बात करनी है आपको पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, उसके पीए को बताना पड़ेगा, और ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है 10-15 डेज ले जाता है। आपको क्या लगता है यहां पर एम्प्लॉय अपनी बात बॉस से बहुत फ्रीली कर पाएगा? क्योंकि प्रोटोकॉल इतना रिजिड है, रूल्स इतने रिजिड है कि वो अपनी बात कह ही नहीं पाएगा। रिजिड रूल्स एंड कंबरसम प्रोसीजर कैन एक्ट एज ए ऑब्स्टेकल टू कम्युनिकेशन। अब होता क्या है, जितने भी हमारे रूल्स कंबरसम प्रोसीजर होते हैं, अगर हमारे रूल्स बहुत रिजिड हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक बैरियर का काम करते हैं। स्टेटस। अ मैनेजर हु इज स्टेटस कॉन्शियस में अनइंटेंशनली डिस्करेज सबऑर्डिनेट फ्रॉम एक्सप्रेसिंग देयर थॉट्स ओपनली, क्रिएटिंग अ कम्युनिकेशन गैप। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे मैनेजर जो होते हैं वो इतने ज्यादा स्टेटस कॉन्शियस होते हैं कि मैं तो पिछले 25 साल से कंपनी में हूं और ये न्यू रिक्रूट पर्सन मुझे क्या गाइड करेगा। तो ये जो कम्युनिकेशन होता है ये स्टेटस की वजह से एक बहुत बड़ा लैग ले जाता है। द हियरार्किकल स्टेटस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन कैन क्रिएट साइकोलॉजिकल बैरियर टू ओपन कम्युनिकेशन। और बहुत बार ऐसा होता है कि जो हियरार्किकल स्टेटस होता है, लाइक टॉप लेवल वर्कर से नहीं बात करना चाहते, और यही चीज जो होती है एक बैरियर का काम करती है। Complexity in organizational structure. In a large bureaucratic structure where information passes through multiple levels before reaching its destination, आप किसी एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर आपको ओरिजिनल मैसेज जहां पहुंचाना था टॉप लेवल तक, उससे पहले आपको सुपीरियर लेवल को बताना है, फिर मिडिल को बताना है, इस तरीके से वो कई सारे लेवल से जा रहा है। इंपॉर्टेंट डिटेल माइट बी लॉस्ट और ऑल्टर। अब यहां पर क्या होगा, जब तक वो टॉप तक बात पहुंचेगी अपने कंटेंट्स की ओरिजिनल वर्थ खत्म हो चुकी होगी, अफेक्टिंग कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस। कम्युनिकेशन कैन फेस डिले एंड डिस्टॉर्शन इन ऑर्गेनाइजेशन विद न्यूमरस मैनेजरियल लेवल। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लेवल है, लाइक एक वर्कर है, वो अपनी बात टॉप लेवल को कहना चाहता है तो पहले वो सुपरवाइजरी को कहेगा, फिर वो मिडिल तक जाएगी, फिर टॉप तक जाएगी। ऐसे केस के अंदर इतने सारे फिल्टर लग चुके हैं कि यहां पर वर्कर की बात बॉस तक पहुंच ही नहीं पाती है, टॉप लेवल तक पहुंच ही नहीं पाती है। ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज। ऑर्गेनाइजेशनल दैट लैक फैसिलिटीज सच एज रेगुलर मीटिंग। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जहां पर रेगुलर मीटिंग्स नहीं होती हैं,
सजेशन बॉक्स भी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल भी नहीं है। On the other hand, a workplace where these amenities foster an environment where communication can flourish effectively. और एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर फ्रीक्वेंट मीटिंग होती है, 1 मंथ में एक बार या 2 मंथ में एक बार, सजेशन बॉक्स भी लगे हुए हैं, ट्रांसपेरेंट भी है, ईमेल आईडी भी मैनेजर ने एम्प्लॉयज के साथ शेयर कर रखे कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है मुझसे ईमेल पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहां पर फ्री कम्युनिकेशन है वहां पर कम्युनिकेशन ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, और जहां पर कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं है वहां पर वो एक एज ए बैरियर काम करता है। एडिक्वेट फैसिलिटी एंड प्रैक्टिसेस आर एसेंशियल फॉर प्रमोटिंग स्मूथ एंड टाइमली कम्युनिकेशन। एक एडिक्वेट फैसिलिटी और प्रैक्टिस जो है स्मूथ और टाइम कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नाउ द लास्ट इज पर्सनल बैरियर। पर्सनल बैरियर, द पर्सनल फैक्टर ऑफ बोथ सेंडर एंड रिसीवर में एक्सर्ट इन्फ्लुएंस ऑन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बहुत बार ऐसा होता है कि यहां पर सेंडर और रिसीवर का जो पर्सनल एक दूसरे के साथ रिलेशन होता है यह भी एक बैरियर का काम करता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं आपको कहता हूं कि आप 5 ऐसे लोगों की लिस्ट बनाइएगा जिन्हें आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, और उनके आगे आप रीजन जरूर लिखेंगे। आप 5 की लिस्ट बनाएंगे, आप देखेंगे मिस्टर ए को आप इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि वो पेमेंट डिले करता है, मिस्टर बी को आप इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि वो आपके काम में बहुत ज्यादा पॉइंट आउट करते हैं, मिस्टर सी इसलिए पसंद नहीं करेंगे क्योंकि वो लेट रहते हैं, मिस्टर डी आप इस वजह से पसंद नहीं करेंगे क्योंकि वो हर बात को अपनी ही अच्छी बताते हैं, बट मिस्टर ई का आपको कोई रीजन समझ ही नहीं आएगा, आप पता क्या बोलेंगे, मैं तो इसे वैसे ही पसंद नहीं करता। तो यहां पर आपका पर्सनल बैरियर आपके कम्युनिकेशन को हैम्पर करता है। सम ऑफ द पर्सनल बैरियर ऑफ द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट आर मेंशन बिलो, और वो कौन से हैं हमारे? फर्स्ट, fear of challenge to authority. An employee hesitate to express concern about a decision made by the manager. बहुत बार ऐसा होता है, मैनेजर ने एक डिसीजन लिया, एम्प्लॉय उस डिसीजन पर बिल्कुल भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाता, ना ही अपनी कोई भी बात उस डिसीजन पे रखना चाहता है। ऐसा क्यों? Fearing it might be perceived as a challenges to the manager's authority. कि ऐसा ना हो कि मैनेजर को बुरा लगे कि जो डिसीजन मैंने लिया आप में कैसे हिम्मत हुई उस पर ऑब्जेक्शन उठाने की। The fear that a communication might undermine the authority of a superior can lead to suppression or withhold of information. और यही रीजन है कि कम्युनिकेशन जो होता है अथॉरिटी की तरफ से दिए जाने वाला, कई बार सबऑर्डिनेट अपनी बात नहीं रख पाता क्योंकि उसमें फियर ऑफ चैलेंज होता है और वो एक तरीके से हिंड्रेंस का काम करता है। Lack of confidence in subordinate. A manager who doubt the competency of team member might make decision without consulting them. बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपनी टीम मेंबर के ऊपर कोई भी कॉन्फिडेंस रखते ही नहीं, और जब कॉन्फिडेंस नहीं रखते तो कहीं ना कहीं हमारा उनके साथ कम्युनिकेशन भी सही नहीं रहता। When superior lack confidence in the abilities of their subordinate, they may refrain from seeking their advice or opinion. जब सुपीरियर का कोई भी कॉन्फिडेंस अपने एम्प्लॉयज के साथ नहीं होता तो वो उनके एडवाइस भी नहीं लेते। अनविलिंग टू कम्युनिकेट, एम्प्लॉयज माइट हेजिटेट टू शेयर फीडबैक अबाउट अ प्रोजेक्ट विद देयर सुपीरियर। बहुत बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉय अपना फील बिल्कुल भी शेयर नहीं करते, किसी भी प्रोजेक्ट का फीडबैक शेयर नहीं करना चाहते सुपीरियर के साथ, इफ दे फियर इट कुड लीड टू अनफेवरेबल कॉन्सिक्वेंस फॉर देयर करियर। और उन्हें लगा कि अगर हमने फीडबैक बता दिया कि ये वाला फीडबैक तो अच्छा नहीं है, आपको ये डिसीजन ऐसे नहीं लेना चाहिए, तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय के करियर के लिए क्वेश्चन मार्क लग सकता है। सबऑर्डिनेट में अवॉइड कम्युनिकेशन इफ दे बिलीव इट कुड नेगेटिवली इंपैक्ट देयर ओन इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेट बिल्कुल भी कम्युनिकेट नहीं करना चाहते कभी भी अपने बॉस के साथ, जब उन्हें इस बात का लगता हो कि कम्युनिकेशन के बाद उनके करियर पे क्वेश्चन मार्क लग सकता है। लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स। सपोज करिए आपने अपने बॉस को गाइड करा, और बॉस को गाइड करने के बाद आपके बॉस ने वही काम आपको कह दिया करने के लिए। अब होता क्या है कि यहां पर उस काम की वजह से आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजी हो गए और आपको कोई भी एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स नहीं मिले। इफ देयर आर नो रिवॉर्ड और रिकॉग्नाइजेशन फॉर वैल्यूएबल सजेशन, एम्प्लॉयज मे बी लेस इंक्लाइंड टू शेयर इनोवेटिव आइडिया। अगर एम्प्लॉयज ने कोई भी एक इनोवेटिव आइडिया दिया और मैनेजर ने उस काम का बर्डन एम्प्लॉय पे डाल दिया, इस वजह से एम्प्लॉय के वर्किंग आवर्स बढ़ गए, लेकिन यहां पर मैनेजर उसको कोई भी एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स नहीं दे रहा है, तो कहीं ना कहीं अगली बार एम्प्लॉय जो है इस टाइप का कम्युनिकेशन बॉस के साथ नहीं करेंगे।
Without adequate motivation or incentives, employee may not feel compelled to initiate communication. अगर एम्प्लॉय को बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं मिलता, किसी भी इनोवेटिव आइडिया को देने के बाद उसको कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलते, इंसेंटिव्स नहीं मिलते, तो ये भी एक बैरियर का काम करता है। तो अभी तक हम लोगों ने ये सारे बात डिस्कस करी कि कम्युनिकेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम को ओवरकम तो किया जाएगा ना। और उस प्रॉब्लम को कौन ओवरकम करेगा? मैनेजर और एम्प्लॉइज। तो ये जो कम्युनिकेशन के बैरियर्स हैं, इन बैरियर से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं कम्युनिकेशन में, इसको इफेक्टिवनेस में कैसे बदला जाए, मतलब हम कम्युनिकेशन को कैसे इफेक्टिवली एनहेंस करें, इसके लिए भी कुछ सजेस्टिव पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है क्लियरिटी ऑफ प्रॉब्लम। Clarity of the problem. If a manager is addressing a production issue, एक मैनेजर ने कोई प्रोडक्शन इशू डिस्कस किया, they should thoroughly analyze the root cause and potentially solutions before conveying the problem. यहां पर मैनेजर को उस प्रोजेक्ट का बहुत डीप में जाके रूट कॉज पता करना चाहिए, कहां प्रॉब्लम आ सकती है। The executive must have a clear understanding of the problem. जो भी एग्जीक्यूटिव है, मतलब जो भी आपका बॉस है, उसको इस बात की समझ होनी चाहिए कि प्रॉब्लम्स कहां क्रिएट हो सकती है बिफोर कम्युनिकेटिंग इट टू द सबऑर्डिनेट, रादर देन वो पहले कम्युनिकेशन शुरू करे, पहले कम्युनिकेशन में आने वाली सारी प्रॉब्लम्स को वो एक बार कैटेगराइज करे और उसको खुद ही ओवरकम करे। अडेप्ट टू रिसीवर्स नीड। इफ अ मैनेजर इज एक्सप्लेनिंग अ न्यू प्रोजेक्ट, एक मैनेजर एक नया प्रोजेक्ट गाइड कर रहे हैं टू अ टीम विद डाइवर्स एक्सपर्टाइज, अपने अलग अलग एक्सपर्टाइज को, एक नई टीम को अपना एक प्रोजेक्ट गाइड कर रहे हैं। They may use different level of technical details for different team members. वो अलग अलग टीम मेंबर्स के साथ अलग अलग डिटेल शेयर कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन शुड बी टेलर्ड टू द एजुकेटेड एंड अनएजुकेशनल लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ द सबऑर्डिनेट। मतलब मैनेजर इस बात का ध्यान रखे टीम में कौन कितना पढ़ा लिखा है, कौन कितना टेक्निकल नॉलेज रखता है, उस हिसाब से कम्युनिकेशन होनी चाहिए। कंसल्टेशन बिफोर कम्युनिकेशन। बिफोर अनाउंसिंग अ न्यू पॉलिसी, किसी भी नई पॉलिसी को अनाउंस करने से पहले अ मैनेजर में गैदर इनपुट फ्रॉम टीम मेंबर्स, पहले वो टीम को बुलाए, जो उसकी कोर कमेटी है, थिंक टैंक है उस ऑर्गेनाइजेशन के, उनको बुलाए, उनके साथ उस नई पॉलिसी को डिस्कस करे। इन्वॉल्विंग अदर्स इन द कम्युनिकेशन प्लानिंग कैन लीड टू बेटर एक्सेप्टेंस एंड कॉपरेशन। अगर किसी भी टीम में हम लोग पहले से एक नई प्लानिंग को डिस्कस करें, कोर कमेटी में उसे हम डिस्कस करें, तो डेफिनेटली उस आइडिया को जब हम मार्केट के अंदर लॉन्च करेंगे तो वो एक बेटर एक्सेप्टेंस देगा। अवेयरनेस ऑफ लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट। इफ डिलीवरिंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, अ मैनेजर शुड यूज अ सपोर्टिव टोन एंड फोकस ऑन स्पेसिफिक बिहेवियर रादर देन क्रिटिसाइजिंग द पर्सन। अब होता क्या है, मैनेजर मीटिंग के अंदर दो तरीके से कम्युनिकेट कर सकता है। या तो वो सामने टीम मेंबर्स को बहुत क्रिटिसाइज करे, तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तुम्हारे लायक नहीं हो, तुम इस काम के लायक नहीं हो, आपने पहले काम बिगाड़ दिया था। या तो वो इस तरीके का टोन रखे, और या वो एक कंस्ट्रक्टिव टोन रखे कि ठीक है पहले आपसे गलती हो गई थी, बट अब आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर काम करना चाहिए ताकि ये वाला प्रोजेक्ट आप बहुत अच्छे ढंग से कर सके। इफेक्टिव कम्युनिकेशन कंसीडर्स द लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग। एक अच्छी कम्युनिकेशन वो है जिसके अंदर लैंग्वेज, टोन और कंटेंट को हम इतना अच्छे ढंग से यूज करें कि मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाए। कन्वे वैल्यू टू लिसनर्स। व्हेन इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू इनिशिएटिव, अ मैनेजर में हाईलाइट हाउ इट अलाइन विद द टीम्स करियर। सपोज करिए मैनेजर एक नया प्रोजेक्ट लेकर आए, एक नई गाइडलाइंस लेकर आते हैं, और टीम मेंबर को वो ये बताते ही नहीं कि इस नए प्रोजेक्ट या नई गाइडलाइन से टीम मेंबर्स के करियर पे क्या पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेंगे। तो आपको क्या लगता है, टीम मेंबर उस नई गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो यहां पर द मैसेज टू द इंटरेस्ट एंड नीड ऑफ द ऑडियंस टू इवोक अ रिस्पॉन्स। इसलिए जरूरी है कि जो भी मैसेज हो वो यहां पर रिस्पॉन्स के हिसाब से हो। मतलब टीम मेंबर्स को इस बात का पता होना चाहिए कि अगर हमने ये गाइडलाइंस अडॉप्ट करी है तो हमारा करियर बहुत ज्यादा फ्लरिश होगा, बहुत ज्यादा ग्रो करेगा। एंश्योर प्रॉपर फीडबैक आफ्टर प्रेजेंटिंग अ न्यू प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट जो है मीटिंग में प्रेजेंट किया गया, अ मैनेजर एनकरेज टीम मेंबर्स, मैनेजर जो है टीम मेंबर्स को एनकरेज कर रहे हैं टू आस्क क्वेश्चंस एंड प्रोवाइड इनपुट टू एंश्योर एवरीवन अंडरस्टैंडिंग द गोल। अब यहां पर एक ओपन एंड डिस्कशन शुरू हो गया कि मैंने तो अपना प्रोजेक्ट आपको बता दिया, आप लोगों को इस प्रोजेक्ट में कहां लूप्स लग रहे हैं, कहां कहां कंस्ट्रक्टिव सजेशंस आप देना चाहते हैं, आप वो सब दीजिएगा।
सीकिंग फीडबैक एनहेंस कम्युनिकेशन बाय एड्रेसिंग मिसअंडरस्टैंडिंग एंड इंप्रूविंग रिस्पॉन्सिवनेस। अगर एक ओपन कम्युनिकेशन होगा तो मिसअंडरस्टैंडिंग भी खत्म होगी और कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिवनेस भी डेवलप। Communicate for present and future. When a discussion quarterly targets, a manager may also emphasize how achieve these targets contribute to the long-term success. एक मैनेजर टारगेट की बात कर रहा है और ये टारगेट क्वार्टरलीज है, बट मैनेजर को ये भी तो बताना चाहिए कि ये जो हम क्वार्टरली टारगेट अगर अचीव करेंगे तो हमें लॉन्ग टर्म में कितना ज्यादा बेनिफिट देंगे। तो इसका मतलब जब भी कम्युनिकेशन हो उसमें फ्यूचर का टच जरूर होना चाहिए। कम्युनिकेशन शुड एड्रेस करंट कमिटमेंट्स वाइल अलाइन विद द फ्यूचर गोल। मतलब कम्युनिकेशन में हम इस बात पे ध्यान दें कि प्रेजेंट के कमिटमेंट से हमारे फ्यूचर के कौन कौन से टारगेट्स पूरे हो रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं नीचे वाली टीम जो होती है उस फ्यूचर के टारगेट को ध्यान रखते हुए, फ्यूचर बेनिफिट्स को ध्यान में रखते हुए प्रेजेंट कमिटमेंट्स को ज्यादा अच्छे ढंग से करती है। फॉलो अप कम्युनिकेशन। अ मैनेजर सेट अप पीरियोडिक रिव्यू मीटिंग टू ट्रैक प्रोग्रेस ऑन ए न्यू स्ट्रेटेजी। एक मैनेजर जो है पीरियोडिकली रिव्यू ले रहे हैं, मीटिंग्स अरेंज कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं नए नए चैलेंजेस को। रेगुलर फॉलोअप एंश्योर दैट कम्युनिकेशन इंस्ट्रक्ट्स आर इंप्लीमेंटेड इफेक्टिवली। अगर हम रेगुलर मीटिंग लेते रहते हैं 1 मंथ 2 मंथ्स में टारगेट्स को लेकर, ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस को लेकर, तो कहीं ना कहीं ये हमें एक फॉलोअप एक्शन देता रहता है। हम पूरे के पूरे मीटिंग से ये पता लगाते रहते हैं कि हमारे जो टारगेट्स हैं कितने पूरे हो रहे हैं कितने नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब फॉलोअप कम्युनिकेशन जरूरी है। बी अ गुड लिसनर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत बार ऐसा होता है, आपके सामने भी बहुत बार हुआ होगा कि आप किसी को बात कहना चाहते हैं मगर वो तो आपकी बात सुनना ही नहीं चाहता। पहले तू मेरी सुन, आपने फिर कोई बात शुरू करी, अरे तू पहले मेरी सुन यार, फिर आपने कोई बात शुरू करी, यार तू मेरी नहीं सुन रहा। आप थोड़ी देर बाद क्या करोगे, भाई तू ही सुना ले। ड्यूरिंग टीम मीटिंग a manager encourage open discussion and actively listen to team members suggestions, fostering a culture of collaboration। यहां पर मीटिंग में एक ओपन डिस्कशन को एनकरेज करना चाहिए और जितने भी टीम मेंबर्स हैं उन सब की बातों को मैनेजर को सुनना चाहिए। मैनेजर शुड एक्टिवली लिसन, डेमोन्स्ट्रेट पेशेंस एंड अटेंटिवनेस टू सॉल्व प्रॉब्लम। और जो मैनेजर है बहुत पेशेंटली, अटेंटिवनेस के साथ प्रॉब्लम्स को सुने और उन्हें सॉल्व करने के पूरे एफर्ट्स करें। सो फाइनली हमारा ये चैप्टर आज खत्म हो चुका है। होपफुली आज आपने हर एक हेडिंग का एग्जाम्पल बहुत अच्छे ढंग से समझा है और अब आपको केस स्टडी के अंदर जब ये एग्जाम्पल्स मिलेंगे तो आप इन बैरियर्स को बहुत अच्छे ढंग से आइडेंटिफाई करेंगे और इफेक्टिव कम्युनिकेशन का टॉपिक भी बहुत इजीली कर जाएंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। एज आई ऑलवेज सेज, पढ़ाई कभी भी मुश्किल नहीं होती, सिर्फ उसे आसान बनाना पड़ता है। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, रेगुलर इनको रिवाइज करिएगा, पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी। थैंक यू।